नमस्कार दोस्तों, आरपीएससी सेकेंड ग्रेड हम निशुल्क बैच स्टार्ट कर चुके हैं। 2-4 दिन से क्लास नहीं हुई थी और काफ़ी मैसेजेस भी आने लग गए। तो कहते हैं कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, ऐसे ही कोई बेवफा नहीं होता। तो कुछ काम था घर पे, कुछ जागरण था और उसके बाद जीवन था और उसके बाद थोड़ी सी थकावट थी, इसलिए क्लासेज हो नहीं पाई। लेकिन अब अच्छे से हम वापस क्लास लेंगे। और इन सब के बीच सबसे अच्छी खबर ये है कि आरपीएससी ने फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी निकाल दी है। तो कुछ बच्चों का कमेंट भी था, एक बच्चे का कि सर क्लास नहीं ले रहे हो, आई थिंक उनका नाम सुनील है। तो मैंने वहाँ बताया था कि भाई आरपीएससी से हम वैकेंसी लेने गए और वो एक मजाक था, और वाकई में वैकेंसी आ भी गई। तो अब दोस्तों कमर कस लीजिए, क्योंकि अब समय है जो युद्ध काल का आ चुका है, शांति काल का युद्ध समाप्त हो चुका है। और साथ में अब आपको ये दिमाग में डाल लेना चाहिए कि हर युग में परिभाषा बदलती गई, हर युग में परिभाषा बदलती गई। त्रेता युग में धनुष, द्वापर में मछली और कलयुग में सरकारी पेपर भेजना है। और ये सरकारी पेपर भेदोगे तो ही अब मामला हमारा जमने वाला है। आज हमने एक डिफरेंट टॉपिक लिया है। आज हमने एक मैराथन की शुरुआत की है, जो कि है पीवाईक्यू की। आरपीएससी की वेबसाइट के ऊपर सेकेंड ग्रेड के लिए 11 पेपर्स अवेलेबल हैं। तो 11 पेपर्स के अंदर जितने भी प्रोवर्ब और इडियोमेटिक एक्सप्रेशन आए, उनको हमने एक ही वीडियो के अंदर कलेक्ट करके विथ एक्सप्लेनेशन के साथ में आपके लिए यहाँ पर रखा है आज। तो चलिए बिना समय गवाए आज हम क्लास स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, तो एक काम आपको अब करना है, जो काम है ये कि आपको चैनल सब्सक्राइब करना है। और जल्दी 1-2 दिन में भी आपको फर्स्ट ग्रेड की भी एक गुड न्यूज़ हम देंगे आपको। लेकिन अभी के लिए आप ये सेकंड ग्रेड का जो हमारा बैच चल रहा है, उसके लिए आप ये चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर इंग्लिश सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड की निःशुल्क क्लासेस होने वाली है। सेकंड ग्रेड की स्टार्ट हो चुकी है और जल्दी हम फर्स्ट ग्रेड की भी स्टार्ट करेंगे। ये सूचना हम आपको 1-2 दिन के अंदर प्लानिंग के साथ में बता देंगे, ठीक है ना दोस्तों। तो ये हमारा चैनल आप सब्सक्राइब कर लीजिए। जो भी इंग्लिश के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए आते हैं मुद्दे पर। और आज का मुद्दा है प्रोवर्ब पिछले 11 सालों के अंदर कितने पूछे गए। 2022 के पेपर के अंदर संस्कृत विभाग का जो पेपर हुआ था 15/2/2023 को, उसके अंदर हमारे इडियम से रिलेटेड कितने क्वेश्चन पूछे गए थे, उन पर चलते हैं। सी वाज एज कूल एज ए कुकुम्बर ड्यूरिंग द इंटरव्यू। सी वाज एज कूल एज ए कुकुम्बर ड्यूरिंग द इंटरव्यू। इंटरव्यू के दौरान वह कुकुम्बर की तरह कूल थी। सही आंसर क्या होगा? हंग्री थी, काम एंड अनवरीड थी, क्विक टू रिस्पॉन्स थी, रेस्टलेस थी। बी इसका सही जवाब हो जाएगा, काम एंड अनवरीड। अब हिंदी अर्थ भी मैं साथ में लिखता जाऊंगा, जो थोड़ा क्लैरिटी ज़्यादा आ जाए, क्योंकि कुछ इडियम्स ऐसे होंगे जिनको इंग्लिश में समझेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, और कुछ को हिंदी के साथ में। बिल्कुल शांत, अगर कोई व्यक्ति बिल्कुल शांत है, एकदम काम है, शांत है, अनवरीड है, बिना चिंता का है, तो उसको बोलते हैं एज कूल एज ए कुकुम्बर। मतलब टू बी वेरी काम एंड कंपोज्ड, एकदम काम है, कंपोज्ड है, और स्पेशली इन ए स्ट्रेसफुल और डिफिकल्ट सिचुएशन। जब डिफिकल्ट सिचुएशन के अंदर कोई आदमी काम रहता है, कंपोज रहता है, तो उसको बोलते हैं एज कूल एज ए कुकुम्बर। तो बी इसका एकदम सही जवाब हो जाएगा, बिल्कुल शांत। हम इसे हिंदी में बोलेंगे। और सिचुएशन कैसी होनी चाहिए? स्ट्रेसफुल सिचुएशन है, उसके अंदर शांत है, तो हम बोलते हैं एज कूल एज ए कुकुम्बर। आगे चलते हैं। इन द फैमिली बिजनेस आई टू माई एल्डर ब्रदर प्ले सेकंड फिडल। ये ए ही इसका एकदम सही जवाब हो जाएगा, प्ले सेकंड फिडल। प्ले सेकंड फिडल इसका सही जवाब होगा। इस रिक्त स्थान के अंदर हम इसे भरेंगे। अब इसका हिंदी मीनिंग क्या होगा? हिंदी मीनिंग होगा इसका गैर प्रधान भूमिका निभाना। गैर प्रधान भूमिका निभाना, या फिर आप बोल सकते हो दूसरे दर्जे का किरदार निभाना।
कोई व्यक्ति दूसरे दर्जे का किरदार निभाता है, कोई गैर प्रधान भूमिका निभाता है, तो उसको बोलते हैं प्ले सेकंड फिडल। ठीक है ना, मतलब एक सबऑर्डिनेट रोल अदा करता है कोई आदमी, सेकेंडरी पोजीशन के ऊपर खुश रहता है, तो उसे बोला जाता है प्ले सेकंड फिडल। इन फैमिली बिजनेस आई प्ले सेकंड फिडल टू माय एल्डर ब्रदर। मैं बड़े भाई के बाद में सेकंड फिडल की तरह काम करता हूं, जाना जाता हूं, कुछ भी समझ लीजिए। ठीक है ना, तो ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, द इंडियन डेमोक्रेसी हैज सर्वाइव्ड मेनी ए क्राइसिस। तो इसका अर्थ होगा, इसका आंसर होगा ए यूटोपियन आइडियल, नहीं जी। थ्रो कोल्ड वाटर ऑन, नहीं जी। वेदर्ड मैनी स्टॉर्म्स, ये इसका एकदम सही जवाब हो जाएगा, वेदर्ड मैनी स्टॉर्म्स। इसका अर्थ क्या होगा, कई संकटों का सामना किया, मतलब सर्वाइव मैनी ए क्राइसिस, कई संकटों का सामना करना, सर्वाइव ए मैनी क्राइसिस। ठीक है ना, कई कठिनाइयों से बचना, कई कठिनाइयों का सामना करना, उनसे सर्वाइव कर जाना, उसको बोलते हैं, यहां पर आंसर होगा वेदर्ड मैनी स्टॉर्म्स। ए वेट ब्लैंकेट इसका आंसर होगा नहीं, थ्रो कोल्ड वाटर होगा नहीं, यूटोपियन आइडियल होगा नहीं, होगा वेदर्ड मैनी स्टॉर्म्स। भाई उसने कई तूफानों को झेला है उस बंदे ने। ठीक है ना, तो वो बहुत से सर्वाइव किया है, बहुत बार सर्वाइव किया है उस बंदे ने, तो उसके लिए बोलते हैं सर्वाइव्ड मैनी ए क्राइसिस। अगला क्या होगा हमारा, टू मीट वंस वाटरलू। ये वाटरलू युद्ध हुआ था, उसके ऊपर बनी है। जब कोई आदमी बार बार जीत रहा है, बार बार जीत रहा है, और अंत में वो अपनी हार को इनकाउंटर करता है, तो उसके लिए बोला जाता है टू मीट वंस वाटरलू। तो आंसर क्या होगा, टू बी पुअर एंड नीडी, नहीं जी। टू लूज ए डिसाइसिव कंटेस्ट, ये इसका एकदम सही जवाब हो जाएगा, मतलब अपनी हार का सामना करना, अपनी हार का सामना करना। मीट वाटरलू, वाटरलू से मिल गया, मतलब देखो इट सिग्निफाइज एनकाउंटरिंग ए मेजर डिफीट और सेटबैक, और वो भी स्पेशली आफ्टर ए पीरियड ऑफ सक्सेस। भाई बहुत टाइम तक आपने सक्सेस मिली आपको, उसके बाद में आप हारे हो। जैसे नेपोलियन बोनापार्ट जीतता गया, लेकिन वाटरलू के युद्ध के अंदर हार गया, तो उसके ऊपर ये बनी कि कोई भी ओलंपिक प्लेयर है, मान लीजिए ओलंपिक में भाग लेता है, जीतता जाता है, एक टॉप प्लेयर की तरह रहता है, और अंत में क्या होता है, हम बोलते हैं ही मेट इज वाटरलू इन द चैंपियनशिप मैच, इन द चैंपियनशिप फाइनल मैच। तो उसके लिए बोला जाता है टू लूज ए डिसाइसिव कंटेस्ट, टू मीट वंस वाटरलू। तो बी इसका सही जवाब हो जाएगा, ये इसका हिंदी मीनिंग होगा। देखिए एक जैसे वर्ड है ट्रिक, अब आप डिक्शनरी में जाके इसका हिंदी मीनिंग देखेंगे तो उसका आपको बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड इंग्लिश मीनिंग मिलेगा। अब इसी को आप हिंदी में देखेंगे तो इसका अर्थ होता है टहनी। तो मेरे कहने का सीधा सीधा अर्थ है, हमने पहले वीडियो में यह तय कर लिया था कि हम इंग्लिश को उस तरीके से सीखेंगे कि हमारा सेकंड ग्रेड का एग्जाम क्लियर हो जाए। तो एग्जाम क्लियर हो जाए उसके लिए हम क्या सहारा ले रहे हैं, हिंदी का ले रहे हैं। अब कोई बोलेगा सर हम तो इंग्लिश का पेपर दे रहे हैं, नहीं जी। स्थिति ऐसी है कि जब आपको इंग्लिश से इंग्लिश में समझ में आता है, बहुत अच्छी बात है। जहां आपको सहायता की आवश्यकता है वहां पर आप हिंदी की सहायता लीजिए। एक कंसेप्ट तो निकल के आएगा ना कि उस क्वेश्चन का या कुछ स्टेटमेंट है उसका, नहीं तो आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा कि ये है क्या, और मालूम ही नहीं पड़ा तो फिर गलत हो जाएगा। हमको तो काले घेरे करके सही करके सिलेक्शन लेके नौकरी पक्की करनी है, ना कि छाड़ने वाली इंग्लिश सीखनी है। थ्रू थिक एंड थिन, थ्रू थिक एंड थिन का मतलब क्या होता है, एक्सरसाइजिंग फॉर गुड हेल्थ, नहीं जी। कुकिंग विद डिफरेंट करीज, नहीं जी। इन डे और नाइट, नहीं। इन गुड टाइम्स एंड बैड, अच्छे समय में बुरे समय में, मतलब हर परिस्थिति में, सुख दुख में। मैं यहां लिख देता हूं हर स्थिति में, हर परिस्थिति में, हर स्थिति में, या फिर बोल दीजिए सुख दुख में जो साथ देता है उसके लिए बोलते हैं थ्रू थिक एंड थिन। मतलब सपोर्ट समवन टू स्टे लॉयल टू देम इन बोथ गुड टाइम्स
एंड बैड टाइम्स, गुड टाइम्स के अंदर भी बैड टाइम्स के अंदर भी यू आर स्टेइंग लॉयल टू समवन, तो इसके लिए यूज करते हैं थ्रू थिक एंड थिन। तो एग्जाम्पल हम लेंगे तो जैसे मान लीजिए सी स्टूड बाय हिम थ्रू थिक एंड थिन, वो उसके साथ में खड़ी रही अच्छे समय में भी और बुरे समय में भी, इवन व्हेन टाइम्स वर टफ, जब भाई अच्छे समय में तो सभी खड़े होते हैं, तो इस कहावत का उपयोगिता प्रासंगिकता भी वहीं पर ही है जब बुरा समय चल रहा हो और कोई किसी के साथ में हो, थ्रू थिक एंड थिन। जब थिन था मामला, बैड था, ठीक अच्छा था, दोनों समय के अंदर खड़ी थी, एग्जैक्ट मीनिंग नहीं निकालेंगे, ईडियम है ये, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। स्पिल द बिन्स, स्पिल द बिन्स का मतलब क्या होता है? स्पॉइल अ डिश व्हाइल कुकिंग, नहीं जी। टू गिव अवे ए सीक्रेट, कर दे इसे, ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसका अर्थ होता है राज खोलना या सच बताना, राज खोलना। देखो जिसको हिंदी से याद हो रहा है वो हिंदी कर लो भैया, ठीक है, जिसको इंग्लिश से याद हो रहा है वो इंग्लिश से कर लो। बात ये है कि आपका क्वेश्चन सही होना चाहिए। इंपॉर्टेंट चीज क्या है? इंपॉर्टेंट चीज ये कि आपका क्वेश्चन का आंसर सही निकल के आ जाना चाहिए। टू गिव अवे ए सीक्रेट, ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। मतलब रिवील करना एक सीक्रेट को, डिस्क्लोज करना कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को, उसको बोलते हैं स्पिल द बीन्स। और ये प्रीमेच्योरली अनइंटेंशनली होता है, मतलब बात कर रहे थे, बातों बातों में निकल गया। मतलब आप यूं कह सकते हो आई एक्सीडेंटली स्पिल्ड द बीन्स अबाउट द सरप्राइज पार्टी। भाई सरप्राइज पार्टी थी, सरप्राइज पार्टी के बारे में बताना नहीं था, लेकिन आई एक्सीडेंटली स्पिल्ड द बीन्स अबाउट द सरप्राइज पार्टी। सरप्राइज पार्टी के बारे में मैंने प्रीमेच्योरली या अनइंटेंशनली मैंने बता दिया, मैंने बीन्स को क्या कर दिया? स्पिल कर दिया। स्पिल द बीन्स का मतलब क्या हो जाएगा? राज खोलना, सच बोलना। आगे चलते हैं, आगे आ गए अपन 2022 के पेपर पर, जो कि अपना सेकेंड ग्रेड का पिछला पेपर था, ठीक है, जो लास्ट हुआ था। तो बढ़ते हैं आगे, क्या कह रहा है ये? टेक आफ्टर वंस फादर। टेक आफ्टर वंस फादर का मतलब क्या होता है? कि अपने पिता पर जाना, अपने पिता जैसा होना, ठीक है। कंसिडर, रिकलेक्ट, रिजेंबल, उनके जैसे दिखना, अपने पिता पर जाना। अब ये जरूरी नहीं है कि शकल से, अकल से भी हो सकता है या उनके गुणों से भी हो सकता है। तो रिजेंबल और इनहेरिट क्वालिटीज और बिहेवियर फ्रॉम वंस फादर। अब वो लुक्स में हो सकता है, हैबिट्स में हो सकता है, करेक्टर में हो सकता है। तो उसको क्या बोलते हैं कि अपने बाप जैसा दिखना, टेक वंस फादर। तो दिखना ही नहीं होगा, ये ऐसे भी हो सकता है कि आपका वो हैबिट में भी हो सकता है, करेक्टर में भी हो सकता है, लुक्स में भी हो सकता है, किसी में भी हो सकता है। तो अपने पिता पर जाना या अपने पिता जैसा दिखाई देना। सेंटेंस यूज कर लें। सेंटेंस क्या हो जाएगा कि रवि टेक्स आफ्टर हिज फादर। रवि टेक्स आफ्टर हिज फादर, रवि अपने पिता पर जाता है। अब किस में जाता है उसको आगे जोड़ दीजिए, इन हिज डेडिकेशन, इन हिज करेक्टर, इन हिज हैबिट, जो आपको लगता है जोड़ दीजिए, ठीक है। तो रिजेंबल इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। With a small income and a large family to maintain, he finds it rather difficult. भाई उसके लिए बड़ा मुश्किल हो रखा है। Being neither here nor there, नहीं जी, to crow over, to take up to, ये भी नहीं, to keep his head above water, ये इसका डी इसका सही जवाब हो जाएगा। टू कीप हिज हेड अबोव वाटर मतलब क्या करना? सर्वाइव करना, मैनेज करना, और वो भी कब? स्पेशली इन डिफिकल्ट फाइनेंशियल और पर्सनल सिचुएशंस के अंदर जब कर लेता है आदमी। ये देखो इनकम आ गया, ठीक है, लार्ज फैमिली है, तो हिंदी अर्थ क्या हो जाएगा? मुश्किलों के बावजूद भी खुद को संभाले रखना, मुश्किल हालातों में भी खुद को बनाए रखना, मुश्किलों के बावजूद खुद को संभालना, ठीक है। मुश्किलों के बावजूद खुद को बनाए रखना, मेंटेन करे रखना, मैनेज करे रखना, ठीक है ना। ये इसका क्या हो गया? इसका हिंदी अर्थ हो गया, ठीक है। हालात कैसे थे? हालात प्रतिकूल थे, ट्रबल
थी खूब सारी, लेकिन फाइनेंशियल थी, पर्सनल थी, कुछ भी थी, लेकिन उन्होंने क्या करा, खुद को बनाए रखा, टू कीप हिज हेड अबव वाटर। तो ये इसका सही जवाब था। अगले में बढ़ते हैं। ही वॉज एट हिज विट्स एंड। विट मतलब क्या हो गया, बुद्धि, विट्स एंड, वो अपने बुद्धि के अंत पर था। तो मतलब इसका अर्थ क्या हो जाएगा, देखो लिटरली हिंदी मीनिंग करोगे ना तो बुद्धि के अंत पर था। आदमी बुद्धि के अंत पर कब आता है, जब उसको कुछ भी समझ में नहीं आता है कि अब क्या करें कब करें। तो जब आदमी बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड होता है, कंफ्यूज्ड होता है, स्ट्रेस्ड होता है और उसको पता नहीं होता कि अब क्या करना है, एकदम थक चुका होता है, जितने भी ऑप्शंस उसके पास में होते हैं सारे यूज कर करके, तो उसको बोला जाता है एट हिज विट्स एंड, कि भैया अब समझ नहीं आ रहा है क्या करें क्या ना करें, बहुत परेशान या असमंजस में हो गया एकदम। तो मैं क्या लिख देता हूं, असमंजस में होना, असमंजस में होना। आप एकदम ध्यान लगा के वीडियो देखते रहिए, ये वीडियो के साथ में प्रैक्टिस करते रहिए। इसका पूरा का पूरा पीडीएफ टेलीग्राम के ऊपर डाल देंगे। और कैसे डालेंगे, ईडीएम डालेंगे सबसे पहले, आपका सबसे पहले ईडीएम डालेंगे और ईडीएम के बाद में इसका क्या डाल देंगे, मीनिंग डाल देंगे, वो भी कौन सा, इंग्लिश वाला मीनिंग डाल देंगे इसका, ठीक है ना, इसका इंग्लिश मीनिंग डाल देंगे। उसके बाद में मीनिंग वापस डालेंगे और वो डालेंगे हिंदी मीनिंग, कि आपको जिन स्टूडेंट्स को, मेरे भाई बहनों को समझ में नहीं आता हिंदी में, उसके बाद में एक एग्जाम्पल के अंदर यूज भी करके दे देंगे। तो ये 1 2 3 4 इस फॉर्मेट के अंदर ये पूरा का पूरा पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिलेगा। तो टेलीग्राम को क्या करना है, ज्वाइन करना है। वीडियोस काफ़ी लोग देख रहे हैं लेकिन टेलीग्राम पर उतने लोग नहीं है। तो मैं ये प्रश्न पूछ रहा हूँ स्टूडेंट से, क्या आपको ईडीएम, उसका इंग्लिश मीनिंग, उसका हिंदी मीनिंग और उसका एग्जाम्पल, और वो भी पीवाईक्यू, पिछले सालों में पूछे गए क्वेश्चंस का एक ही जगह पे चाहिए? अगर भैया चाहिए तो टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, आगे है हमारा 2018 के पेपर में आ चुके हैं हम, थोड़े आगे बढ़ चुके हैं। तो अगला क्या क्वेश्चन है देखते हैं। फ्रॉम हिज एटीट्यूड इट इज क्लियर दैट ही वॉन्ट्स टू पे ऑफ ओल्ड स्कोर्स कि भैया उसको क्या करना है, पे ऑफ ओल्ड स्कोर्स। टू हैव हिज रिवेंज, नहीं, यही इसका आंसर हो गया, टू हैव हिज रिवेंज। भैया बदला लेगा, पुराना बदला चुकाएगा, पुरानी दुश्मनी का बदला लेगा। तो मतलब पहले तो हिंदी मीनिंग लिख देते हैं, पुराना बदला चुकाना, पुराना बदला चुकाना। अब पुराना बदला चुकाएगा मतलब सेटल करेगा मामला, पहले सेटल नहीं हो रखा, टेक रिवेंज और सेटल पास्ट ग्रेजेज, ग्रीवेंसेज जो रह रखे हैं उनको क्या करेगा, सेटल करेगा, बदला चुकाएगा, टू हैव हिज रिवेंज। तो बदला चुकाना, ये इसका एकदम सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। गिविंग वन सेल्फ एयर्स मीन्स, कि भैया गिविंग वन सेल्फ एयर्स का मतलब क्या होता है, टू डिसऑर्डर, कंफ्यूजन, रेडी टू एक्ट, बिहेविंग, ये चीज घमंडी तरीके से पेश आना, घमंड दिखाना, अहंकारी या घमंडी तरीके से पेश आना। तो मैं लिख देता हूं यहां पर घमंड दिखाना। भाई कोई किसी को घमंड दिखाता है ना, उसको बोलते हैं गिविंग वन सेल्फ एयर्स, मतलब एक्ट इन ए वे दैट शोज यू थिंक यू आर मोर इंपॉर्टेंट और सुपीरियर टू अदर्स। आपको ऐसा लगता है कि हम ज्यादा सुपीरियर, और या फिर आप बिहेव एरोगेंटली कर रहे हो, ठीक है, और अपने आप को सुपीरियर बता रहे हो, तो उसको बोलते हैं गिविंग वन सेल्फ एयर्स। तो जब जैसे किसी का प्रमोशन हो जाता है तो वो फिर बाद में क्या स्टार्ट करता है, तो सी हैज बीन गिविंग हर सेल्फ एयर्स एंड ट्रीटिंग हर कलीग्स एज इफ दे आर बीनीथ हर, कि भाई उसके नीचे हैं, वो उसका प्रमोशन हो गया, पहले साथ में काम करते थे तो अब एयर्स देना स्टार्ट कर दिया, घमंड देना स्टार्ट कर दिया। आप यूँ याद रखो ना, हवाबाजी, भाई हम हवाबाजी में आ गया, भाई जुगाड़ लगाया करो, मैं तो जुगाड़ लगाता हूँ, जुगाड़ लगाने से क्या होता है, याद रहता है, नहीं तो याद रहता नहीं है, सीधी सीधी बात है, ठीक है। जुगाड़ आगे कई आएंगे, मैं आपको बताऊंगा, जैसे मुल्कराज आनंद आएगा तो उसकी ट्रिलॉजी कैसे याद करनी है, तो जितने जुगाड़ मैंने लगा रखे हैं वो सारे मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना।
बिहेविंग एरोगेंटली, ये इसका सही जवाब हो जाएगा। 2018 में आ चुके हैं अगले पेपर पर, टू हैव ए डिगेट। ये जो इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ता है ना, उस स्टूडेंट को ये जो आपका ये इडियम है, प्रोवर्ब, इडियमेटिक एक्सप्रेशन है, ये बार बार मिलेगा। और जो इंग्लिश न्यूज़पेपर या इंग्लिश आर्टिकल्स पढ़ता है, जिसने टाइम्स ऑफ इंडिया का एप्लीकेशन, द हिंदू का एप्लीकेशन डाउनलोड कर रखा है, वो बंदा इसको अच्छे तरीके से जानता है, क्योंकि हर आर्टिकल के अंदर ये आता ही आता है। तो बीजेपी ने कांग्रेस के ऊपर डिगेट किया और कांग्रेस ने बीजेपी पे डिगेट किया, क्योंकि इसका अर्थ क्या होता है, किसी पर तंज कसना, किसी पर मतलब तंज कसना, यूं समझ लीजिए तंज कसना, तंज कसना, किसी पर तंज कसना, इसको क्या बोलते हैं? तो ये क्या हो जाएगा आंसर? टू क्रिटिसाइज समवन, ये इसका 20 का आंसर हो जाएगा। मतलब किसी की मौकरी करना, ऐसा रिमार्क करना किसी के बारे में, और इनडायरेक्ट तरीके से कर देते हैं, चिढ़ाने के लिए, क्रिटिसाइज करने के लिए, और मतलब हर्ट होता है सामने वाला, तो इसको बोलते हैं टू हैव ए डिगेट। ठीक है ना? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। हिंदी अर्थ क्या हो जाएगा? तंज कसना। तो जिनको इंग्लिश ज़्यादा आती है वो ये याद कर लो, जिनको हिंदी से समझ पड़ता है वो ये याद कर लो, और जो मेरे जैसे हैं जिनको हिंदी इंग्लिश दोनों की ज़रूरत पड़ती है वो दोनों देख लो भाई, जो याद रहेगा वो कर देंगे। हमको क्या करना है? हमको एग्जाम में सेलेक्ट होना है, सीधी सीधी बात है। आगे बढ़ते हैं। बाई फिट्स एंड स्टार्ट्स। बाई फिट्स एंड स्टार्ट्स का मतलब क्या होता है? इर्रेगुलरली, अनियमित रूप से, अनियमित रूप से। भाई गाड़ी फिट्स एंड स्टार्ट्स, आपकी तैयारी कैसे चलती है? आपसे किसी ने पूछा कि भाई आपकी तैयारी कैसे चलती है भैया, कि भाई हमारी तैयारी तो कैसे चलती है, इस ईडीएम की तरह चलती है, बाई फिट्स एंड स्टार्ट। लेकिन अब नहीं चलनी चाहिए। क्यों नहीं चलनी चाहिए? क्योंकि फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी आ रखी है। इसके बारे में एक जो स्पेशल अनाउंसमेंट होगा वो 1-2 दिन के अंदर पूरी प्लानिंग के साथ में कर देंगे। हमें इतना जल्दी नहीं है, हमें क्या आ गई, जो हो हल्ले वाले वीडियो बनाते हैं ना, वैसे वीडियो बनाना मेरा उद्देश्य ही नहीं है। मैंने पहले वीडियो के अंदर ये क्लियर कर दिया था कि मैं आपको सेकंड ग्रेड का पूरा सिलेबस फ्री ऑफ कॉस्ट कराऊंगा, और पूरा का पूरा कराऊंगा, और आज भी मैं बोलता हूँ पूरा का पूरा कराऊंगा। और उसके इतर आपके लिए हमने सेकंड ग्रेड के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस हैं, उनको भी एक कंप्लीट प्लेलिस्ट बनाएंगे अपन, कि कोई स्टूडेंट के लिए क्या फ़ायदा है। कोई स्टूडेंट चाहे तो पूरी की पूरी प्लेलिस्ट सेकंड ग्रेड की पीवाईक्यू की उसको मिल जाएगी, और वो भी चैप्टर वाइज, मतलब केवल ईडीएम की, केवल टेंस की, केवल पैसिव वॉइस की, इस तरीके से बनाएंगे। और उन सब का पीडीएफ मिलेगा टेलीग्राम पर विथ आंसर, विथ एक्सप्लेनेशन। जो आप बोलोगे वो करेंगे, ठीक है ना? तो फर्स्ट ग्रेड की इतना जल्दी नहीं है, 2-3 दिन और लेते हैं, अच्छे से प्लानिंग करते हैं, फिर आपको बताएंगे कि अपन फर्स्ट ग्रेड के अंदर क्या नया करने वाले हैं। 2 दिन तक थोड़े होल्ड पर रहिए, उसका भी बढ़िया अपन अपने तरीके से अपने क्रांति की शुरुआत की है। तो हम इसके अंदर जो नवाचार लेके आए ना, तो इस क्रांति के अंदर हम फर्स्ट ग्रेड में भी ये क्रांति जारी रखेंगे, बिल्कुल, है ना? तो चलिए इंग्लिश क्रांति के इस पैटर्न के ऊपर, इस प्लेटफॉर्म के ऊपर अगला क्वेश्चन है आपका, जो कि पीवाईक्यू पूछा गया है। और पीवाईक्यू का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, बार बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं। आगे मैं आपको बताऊंगा अभी कौन से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, ठीक है ना? टू कम टू लाइट, टू लाइटन, टू शो हिडन एंगर, टू रिवील। टू रिवील इसका अर्थ होगा सामने आना, प्रकट होना, सामने आना, सामने आना, या फिर क्या बोलेंगे हम, प्रकट होना। सामने आना, प्रकट होना, सामने आना, प्रकट होना को क्या बोलते हैं? टू कम टू लाइट, प्रकाश में आ गया। ऐसा नहीं है कि सूरज के सामने जाके खड़ा हो गया, अरे भाई प्रकाश में आ गया, आपको पता नहीं था, कुछ रिवील हो गया, कुछ मेक नोन हो गया, और एक ऐसी इंफॉर्मेशन जो पहले आपसे छुपाई गई थी या फिर आप उसके बारे में जानते नहीं थे, ठीक है ना? तो ये हो गया टू रिवील, इसका आंसर हो जाएगा टू कम टू लाइट। सामने आना या प्रकट होना, इसका क्या हो जाएगा? हिंदी अर्थ हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। टू ब्रश अप, ये ईडियम अब अपने जीवन के अंदर उतार लो। टू ब्रश अप, टू ब्रश अप का मतलब क्या हो गया आपका? फिर से सीखना या फिर रिवीजन करना। मैं तो इसको हिंदी में ही लिख दूंगा, रिवीजन करना, क्योंकि
अपने लिए ये प्रासंगिकता ज़्यादा है। मतलब कोई नॉलेज है, आपने पढ़ा है, कुछ भी आपने सीखा है, वो कुछ भी हो सकता है, वो नॉलेज हो सकता है या फिर कोई स्किल हो सकती है, आपने सीखा है कोई पर्टिकुलर एरिया के अंदर, और आफ्टर ए पीरियड ऑफ टाइम आप उसको भूल जाते हो क्योंकि आपने यूज नहीं किया। तो फिर आप क्या करते हो, आप ब्रशअप करते हो। क्या करते हो, ब्रशअप करते हो। तो ब्रशअप मतलब टू रीन्यू, डी इसका आंसर हो जाएगा। तो आपको क्या ब्रशअप करना है, हमको ब्रशअप करना है, हमारा जीके ब्रशअप करना है, ठीक है, हमने जो इंग्लिश में पढ़ा है उसे ब्रशअप करना है। देखो फर्स्ट ग्रेड आई है, सेकंड ग्रेड पीछे पीछे आएगी, तो इसको भी हल्के में नहीं लेना है, साथ में चलते जाएंगे, ये डिसकंटिन्यू नहीं होगा, ये कंटिन्यू ही रहेगा। सेकंड ग्रेड वाला अभियान भी हमारा कंटिन्यू ही रहेगा, इसके अंदर कुछ एडिशन होगा, सब्सट्रैक्शन का तो कोई चांस ही नहीं है। आगे बढ़ते हैं। टू ब्रेक द आइस, देखिए ये ईडियम एक ऐसी ईडियम है जिसे सेकंड ग्रेड के एग्जाम के अंदर ही बार बार रिपीट किया गया। 2-3 ईडियम ऐसी है, मैंने पीवाईक्यू का एनालिसिस किया सेकंड ग्रेड का, तो मुझे ये मालूम पड़ा कि कई क्वेश्चन ऐसे हैं, अगर हम पीवाईक्यू जैसे मान लीजिए आपके पास में 1650 क्वेश्चन है भाई, 150 के हिसाब से 11 पेपर है, तो 1650 क्वेश्चन आपके पास में है। जब आपके पास में 1650 क्वेश्चन है, अगर वो आप एक्सप्लेनेशन के साथ में उनके आसपास के क्वेश्चन के साथ में कर लेते हो, तो अगला जो सेकंड ग्रेड होगा उसमें 30 से 40 क्वेश्चन तो आपको आराम से वहीं से मिल जाएंगे। तो ये होता है पीवाईक्यू का मैजिक। तो पीवाईक्यू के मैजिक के अंदर ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, टू ब्रेक द आइस। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप बैठे, आपने हथौड़ा लिया और आपने आइस को तोड़ना चालू किया, नहीं जी नहीं। इसका अर्थ होता है टू ब्रेक एन ऑकवर्ड साइलेंस, पहली बातचीत शुरू करना, पहली बातचीत शुरू करना। भाई लड़का लड़की एक दूसरे को फर्स्ट टाइम मिलते हैं, वो भी चुप है, वो भी चुप है। लड़का कहता है कि भाई तू क्या लेगी, बैठे हैं मान लो कैफे में बैठे हैं, वो कहती है नहीं आप बताओ, वो कहती है नहीं आप बताओ। तो लड़का कुछ बोलता है या फिर वो चुपचाप ही बैठे, मतलब ज़्यादा ठीक से बोलूँ तो दोनों चुपचाप बैठे हैं। तो लड़का बातचीत चालू करता है कि भाई कैफे में कौन सी वाली कॉफ़ी लोगे, 4-5 नाम है, ठीक है। तो वो क्या करता है, ब्रेक द आइस, आइस को ब्रेक करता है, पहली बातचीत शुरू करता है। मतलब टू इनिशिएट कन्वर्सेशन इन ए सोशल सेटिंग, और वो भी स्पेशली कब, जब लैक ऑफ फैमिलियरिटी हो, लोगों के बीच में लैक ऑफ फैमिलियरिटी हो। तो एक कन्वर्सेशन की स्टार्ट करने के लिए कंफर्टेबल और रिलैक्स तरीके से हम करते हैं ब्रेक द आइस। तो पहली बातचीत शुरू करना। कुछ लोग होते हैं ना, तो वो बातें करे बिना रह नहीं सकते, वो बैठे रहते हैं। अभी 4 आदमियों को बैठा दो तो उनमें से 2-3 आदमी चुपचाप बैठे रह जाएंगे, लेकिन एक आदमी ऐसा होगा उससे रहा नहीं जाएगा, या तो बीजेपी कांग्रेस की बात करेगा या बोलेगा भर्ती आई या नहीं आई, भर्ती आई तो क्यों आई, भर्ती नहीं आई तो क्यों नहीं आई, पिछली बार आई तो क्या हुआ, उस मतलब कुछ भी स्टूडेंट भी बैठे हैं ना, तो कई ऐसे होंगे वो ब्रेक द आइस का काम करते हैं, उनसे चुप नहीं रहा जाता। तो वो लोग क्या करते हैं, ब्रेक द आइस। वैसे ही अच्छे होते हैं, ये कन्वर्सेशन की शुरुआत कर देते हैं सोशल सेटिंग के अंदर, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, आगे आ गए 2016 के अंदर। तो आगे हम बढ़ते हैं, क्या है हमारा ब्रेक द आइस। देखिए ये वापस पूछा गया, ये आपके पिछले एग्जाम के अंदर ये 2018 में पूछा गया, ठीक है। इससे पहले सेकंड ग्रेड हुआ था आपका, इससे पहले सेकंड ग्रेड कब हुआ, 2016 में। अब 2016 में सेकंड ग्रेड हुआ और पीवाईक्यू करके अगर स्टूडेंट चला गया तो ये 2018 में भी आया, 2016 में भी आया, 2016 के बाद 18 में एग्जाम हुआ, तो पीवाईक्यू का फायदा मिल गया। 500 के बाद मतलब 25,000 इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है इंग्लिश के अंदर, 25,000। अब ये केवल 2016 का पेपर करके गया था और 2018 के पेपर के अंदर इसका ये सही हो जाएगा, ये वापस आ गया, ये मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। इंसल्टिंग समवन, क्लियरिंग द ड्यू, रिमूव द डस्ट, रिमूव द इनिशियल एजिटेशन। देखिए अब यहाँ पर ऑप्शन अलग आ गया, वहाँ ऑप्शन थोड़ा अलग था। तो मैंने बताया ना सोशल सेटिंग के अंदर हेजिटेशन वगैरह दूर करने के लिए, तो ए इसका आंसर हो जाएगा। जो आपको टेलीग्राम के ऊपर पीडीएफ दिया जाएगा उसके अंदर कंप्लीट इंग्लिश के अंदर एक्सप्लेनेशन होगा, तो अगर वो आपके एग्जाम के अंदर आ गया, आसपास से भी आ गया, तो एग्जैक्ट मीनिंग आप 100% वहाँ से आंसर को सही कर पाएंगे। तो स्मेल रेट मीन्स कि भैया स्मेल रेट, चूहे को कौन सूंघता है,
ठीक है। स्मेलरेट मीन्स मतलब क्या हो गया कि डाउट करना। क्या हो गया आपका? ये हो गया संदेह करना। ये आपका हो गया संदेह करना, और कुछ मामला गड़बड़ है। क्या लगेगा इसको? कुछ मामला गड़बड़ है। वो दया कुछ तो है, वो सीआईडी में बोलते ना, कुछ तो है, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। तो स्मेलरेट मतलब क्या होगा? टू सस्पेक्ट ए ट्रिक, संदेह करना, धोखे का संदेह करना। अगर ठीक से बोलूं तो कोई धोखे का, कि कुछ गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ी का संदेह करना, तो उसको क्या बोलते हैं? टू स्मेलरेट। कई लोग होते हैं उनको पहले पता चल जाता है, वो प्रोएक्टिवली लोगों को पहचान लेते हैं। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। अकिलीज हील मीन्स मतलब क्या होता है? ये जी होता है, देखो ये कोई करके आ जाएगा जो बहुत इंग्लिश के महान विद्वान है, वो एक बहुत बड़ा पहाड़ होता है, देखो यहाँ भी हिल है, यहाँ भी हिल है, बड़ा ही होगा। ये सही नहीं होगा जी, बी इसका सही जवाब होगा। ए फैटल वीकनेस। ए फैटल वीकनेस का मतलब क्या होता है? कमजोरी। एक ऐसी कमजोरी जो पूरे गेम के अंदर मामला ही बिगाड़ देती है। मतलब स्मॉल प्रॉब्लम और वीकनेस इन ए पर्सन और सिस्टम दैट कैन रिजल्ट इन फेलियर। उससे फेलियर भी हो सकता है, एक ऐसी कमजोरी। ठीक है, तो उसको फैटल वीकनेस होती है। मतलब जैसे क्रिकेट खेल रहे हैं, तो क्रिकेट में कई का होता है ना, जैसे बाउंसर नहीं खेल पाते, तो ये क्या हो गई? बाउंसर नहीं खेल पाना क्या हो गया? रोहित शर्मा का अकिलीज हिल। लेकिन फिर उन्होंने सुधार लिया और अब बाउंसर पे छक्के मारते हैं। तो कोई बैट्समैन का, बॉलर का अकिलीज हिल होता है। जैसे हमारा होता है, मान लीजिए फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम है, और फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में कई स्टूडेंट्स को मैथ्स का सेक्शन, गणित का सेक्शन बड़ा कमज़ोर है, तो उनके लिए अकिलीज हिल है, मतलब एक फैटल वीकनेस है, और एक ऐसी कमजोरी है कि क्वेश्चन ज़्यादा आ गए वहाँ से, तो ये घातक भी हो सकता है, क्राइटेरिया भी पार करना मुश्किल हो सकता है। सैलेड डेज मीन्स, सैलेड डेज का मतलब क्या होता है? सैलेड डेज का मतलब होता है आपका जवानी के दिन। जवानी के दिन, जवानी के दिन बोल दो, जब अनुभव नहीं होता है उस टाइम के दिन बोल दो। ए पीरियड ऑफ यूथफुल इनएक्सपीरियंस और एक्जुबरेंस। एक्सपीरियंस नहीं था उस टाइम के दिन, तो आंसर क्या हो जाएगा? ओल्ड एज, यूथफुल इन एक्सपीरियंस, ये इसका आंसर हो जाएगा। डेज ऑफ वंस यूथफुल इन एक्सपीरियंस। जो यूथफुल इन एक्सपीरियंस का टाइम होता है, जवानी के दिन होते हैं, उनको बोलते हैं सैलेड डेज। भाई सलाद वाले दिन है, पहले सलाद खाता है फिर आदमी खाना खाता है, तो पहले जवान होता है फिर बाद में मैच्योर होता है। ठीक है ना, जवानी और मैच्योरिटी दोनों तो साथ आती नहीं है, मैच्योरिटी वगैरह। आगे बढ़ते हैं। द ईडियम एट वंस फिंगर टिप्स मीन्स, एट वंस फिंगर टिप्स मीन्स क्या हो गया? ये मेरे फिंगर टिप हो गए। ठीक है ना, कि एट माई फिंगर टिप्स, ये मेरे फिंगर टिप्स पर है, मतलब टू टेक ए रिवेंज नहीं, मैटर ऑफ सेम नहीं, रेडिली अवेलेबल नॉलेज, रेडिली अवेलेबल, सी इसका आंसर हो जाएगा। अगर कोई आपके लिए चीज एकदम रेडी हो, हाथों की पहुंच में होना, मतलब पहुंच में होना, पहुंच में होना। कहते ना, एक मारवाड़ी में कहावत भी है, मेरे को याद आ रही है कि विद्या अंटा ना, सॉरी तो कहावत कुछ ऐसी है कि रिप्या अंठा और विद्या कंठा। तो विद्या तो कंठ में होनी चाहिए और रुपया अंडा रुपए जेब में होने चाहिए। तो ये उसकी इंग्लिश का वर्जन आप बोल सकते हो, एट वंस फिंगर टिप्स, कि भैया मेरी पहुंच में है, रेडिली अवेलेबल नॉलेज है, आपको नॉलेज है, आपका ब्रशअप किया हुआ है, आपका रिवीजन किया हुआ है, रेडिली अवेलेबल है। तो ये इसका सी इसका सही जवाब हो जाएगा। 2015 पे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या क्वेश्चन है हमारा। आगे हमारा क्वेश्चन आ गया है टू ड्रा ए लाइन, एक लाइन खींचना, एक सीमा तय करना। तो इस क्वेश्चन को सीमा तय करना से मुझे याद आता है कि एक तो इसका पहले आंसर कर लेते हैं, टू बी स्टर्न, टू फिक्स ए लिमिट, टू क्वेश्चन समवन, टू इंसल्ट समवन, टू फिक्स ए लिमिट, टू क्वेश्चन समवन, ये भी इसका टू फिक्स ए लिमिट इसका सही जवाब हो जाएगा पहले तो। ठीक है, तो एक हम आप बता दूं आपको कि जैसे कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे व्हाट्सअप किया और कुछ जानने वालों ने भी बोला कि सर आप फ्री में पढ़ा रहे हो, ठीक है,
तो लोग आपका चैनल सब्सक्राइब करेंगे क्या? पहला क्वेश्चन तो ये है। दूसरा, जो सब्सक्राइब करके आएंगे तो वो आपका चैनल के ऊपर जो कंटेंट होगा उसको इतना रिस्पेक्ट देंगे क्या, उसको सिंसियरिटी से लेंगे क्या? तो देखो, मेरे को एक बढ़िया वाली कहावत याद आती है, कहते हैं ना, दूर जमाई फूल समान, दूर जमाई फूल समान, गांव जमाई आधा, घर जमाई गधे बराबर, जब चाहा तब लादा। तो आप हमको क्या है ना कि दूर जमाई ही समझिएगा, हम आपसे फीस नहीं ले रहे ना, फिर भी हम दूर के जमाई समझिए, हमें गांव जमाई हमें मत समझना, क्योंकि उससे क्या होगा कि आपके दिमाग में ये आ जाएगा कि हमने फीस नहीं दी है इसलिए हम अच्छी तैयारी नहीं कर रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। चाहे आपने फीस नहीं दी हो, लेकिन हम आपको तैयारी ऐसी करवा रहे हैं, जो फीस देते हैं बच्चे उनके बराबर आपको तैयारी करवाई की जा रही है। और वहाँ पर आपको PYQ का ऐसा सेशन मिलेगा भी नहीं, क्योंकि उनकी दिक्कत ये होती है कि उनको कोर्स कराना होता है, सिलेबस कराना होता है। यहाँ तो हम एकदम निकले हुए क्रांति के लिए, और जब क्रांति के लिए निकले हुए तो हमें ये चिंता है ही नहीं। हमने तो ये लेके रखा है कि हम 1 क्लास लेंगे, 2 लेंगे, 3 लेंगे, लेकिन कोर्स पूरा कराएंगे, हम बीच में नहीं छोड़ेंगे और फ्री में करवाएंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि सिलेक्शन भी लेंगे, कई स्टूडेंट्स लेंगे, मुझे लग भी रहा है। कुछ लोग एक्टिव हैं, बराबर जो वीडियो देख रहे हैं। 4 क्लासेज हमारे इंडियन राइटर की कंप्लीट हो गई, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। 4 उनके वीडियोस कंप्लीट हो चुके हैं। पता चलेगा थोड़े टाइम के अंदर 15 के 15 पूरे हो जाएंगे। और जब वो शुरुआत से करेंगे उनको कुछ याद नहीं होगा, उनको समझ में ही नहीं आएगा सर ने क्या बोला, ये 5, 12, 17, 20, 25 क्या करते हैं। जो शुरू से जुड़े हैं उनको समझ में भी आएगा। नया स्टूडेंट कोई जुड़ा है तो पहले वीडियो से स्टार्ट कर सकता है। इंडियन राइटर के लिए ये एक इंडिपेंडेंट अपना सेशन है, ये शुरू से भी किया जा सकता है, ठीक है ना। तो गाँव जमाई आधा, तो हम गाँव के जमाई नहीं है, हमें क्या समझना है आपको, हमें दूर के जमाई समझना है। फीस चाहे आपसे नहीं ली हो, ठीक है ना मेरे दोस्तों। तो घर जमाई गधे बराबर है। तो एक सीमा तय करना, इसका अर्थ क्या होता है, एक सीमा तय करना, एक सीमा तय करना, एक सीमा तय करना, टू ड्रा ए लाइन, कि भाई ये आपको करना है, ये आपको नहीं करना है। अब फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी आ चुकी है, कंटेंट ये लाए, ये पढ़ा, अब मैं बुक स्टोर पे नहीं जाऊंगा। अगर अब मैं बुक स्टोर पे गया तो मैं अपने सिलेक्शन से दूर हो रहा हूं। ये इन द एज ऑफ डिस्ट्रैक्शन, ये डिस्ट्रैक्शन की एज है। इसके अंदर जो फोकस करेगा उसका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। और फोकस से मेरा मतलब अभी के लिए, आज के लिए ये है, कंटेंट फिक्स कर लो, जो मर्जी हो करो, मेरा कोई उसके अंदर आपको सलाह नहीं है। स्ट्रेटेजी वीडियो बनाएंगे उसमें जरूर देंगे, अभी के लिए नहीं है। आपको जो पसंद है लाइए, उस पर टिके रहिए, उसको पढ़िए, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 10 बार, बार बार पढ़िए, आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता, ठीक है ना। तो आप भी क्या कीजिए, एक ड्रॉ ए लाइन। सो यू शुड ड्रॉ ए लाइन इन कंपाइलिंग योर बुक्स, इन गेटिंग योर बुक्स। आपकी बुक्स को जो आप कंपाइल करके रखते हो ना, आप तो कंपाइलर ही हो। अभी सभी, हम भी होते थे, ऐसा कुछ नहीं है कि कोई होता नहीं है, सभी होते हैं। ब्रेक डाइस वापस आ गया, 2 बार पहले आ चुका है, 2016 में आया, 18 में आया, ये 15 का चल रहा है, ये 15 में आया, देख लीजिए। वेरी स्ट्रॉन्ग ब्लास्ट टू ब्रेक एन ऑकवर्ड साइलेंस, ये सी इसका आंसर हो जाएगा। ये वापस एक क्वेश्चन बार बार आ रहा है, बहुत बड़ी बात है, ठीक है ना। तो ये करा चुके हैं, आगे बढ़ते हैं। एरोडील, एरोडील का मतलब क्या होता है आपका, एरोडील का मतलब होता है आपका अन्यायपूर्ण सौदा, अनजस्ट ट्रीटमेंट। ये ए इसका सही जवाब हो जाएगा। मतलब एक अनफेयर, अनफेवरेबल सिचुएशन, या फिर बोल दो ए बैड बार्गेन, और ट्रीटमेंट, एक ऐसा ट्रीटमेंट दैट इज अनजस्ट और इनएक्विटेबल। इनएक्विटेबल जो ट्रीटमेंट होता है ना, तो ये हो गया अन्यायपूर्ण सौदा, अन्यायपूर्ण सौदा। अन्यायपूर्ण सौदे को बोलते हैं, मतलब कोई दिन रात काम कर रहा है, ओवर टाइम कर रहा है, फिर भी उसको उस हिसाब से वेजेस नहीं मिल रहे हैं, उसको सैलरी या हाइक नहीं मिल रहा है, तो उसके लिए डील कैसी है, एरो डील है। एक बंदा गया मान लीजिए, और उसने एक कंपनी ज्वाइन करी,
9 से 6 काम करना था, 9 से 6 किया, एक्स्ट्रा टाइम था तो एक्स्ट्रा आवर्स किए, लेकिन पैसे एक्स्ट्रा नहीं मिल रहे हैं, तो उसके लिए नौकरी क्या हो गई? उसके लिए नौकरी हो गई ए रो डील, अन्यायपूर्ण सौदा हो गई। आगे बढ़ते हैं, स्पिक एंड स्पैन। स्पिक एंड स्पैन का मतलब एकदम साफ सुथरा। दिवाली की सफाई चल रही होगी आपके भी, नीट एंड क्लीन। ये तो हमारा घर कैसा होना चाहिए? स्पिक एंड स्पैन, साफ सुथरा, साफ सुथरा, एकदम बिल्कुल साफ सुथरा। साफ सुथरा भी नहीं, बिल्कुल साफ सुथरा, उसको बोलते हैं नीट एंड क्लीन को। स्पिक एंड स्पैन को बिल्कुल साफ सुथरा। ये इसका मतलब एक क्लीन है, नीट है, वेल ऑर्गेनाइज्ड है, परफेक्ट कंडीशन में एकदम अपीयरेंस वगैरह के अंदर, तो उसको क्या बोला जाता है? स्पिक एंड स्पैन। ये इसका सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं, इट विल बी वाइज, इट विल बी वाइज ऑन योर पार्ट्स टू लेट बाईगोन्स बी बाईगोन्स। गुजर गया वो गुजर गया, उसको छोड़ो। रिवाइव द पास्ट, ये कैसे हो जाएगा? ये नहीं होगा। रजिस्ट द पास्ट, रिकलेक्ट द पास्ट, इग्नोर द पास्ट। इग्नोर द पास्ट इसका सही जवाब हो जाएगा कि भैया पुरानी बातें भुला दो, पुरानी बातें भुला दो। आपका पिछली भर्ती के अंदर सिलेक्शन हुआ नहीं हुआ कोई मतलब नहीं है, अब होना चाहिए। जो बीत गया सो बीत गया, ठीक है। लेट बाईगोन्स बी बाईगोन्स, जो बीत गया वो बीत गया, ठीक है ना, छोड़ दो अब उसको। आगे क्या है? आगे हमारा फर्स्ट ग्रेड है। आगे क्या है? आगे हमारा सेकंड ग्रेड है। तो ये बीत गया जो बीत गया, हमने क्या गलतियां की उससे सीखेंगे। क्या हमने कंटेंट कलेक्शन के अंदर गलतियां की? क्या हमने एक टीचर गलत सेलेक्ट कर लिया था? क्या हम में कोई कमी रह गई थी? क्या हमने सिलेबस टाइम पे पूरा नहीं किया? क्या हमने सिलेबस करने के बाद प्रैक्टिस नहीं की? क्या हम कंटेंट एक एक टॉपिक का बहुत बड़े बड़े ग्रंथ उठाकर लेकर आ गए? ये भी बड़ी गलती हो जाती है, और ज़्यादातर तो यही होती है कि इतना बड़ा आप लेकर आ गए। अरे इतना सा लाइए ना, उसे 20 बार पढ़िए, सिलेक्शन हो जाएगा। ग्रामर रेन एंड मार्टिन से कीजिए। आपका भी क्वेश्चन बार आता ही नहीं है, लेकिन आपको 3 तरह की और ग्रामर पढ़नी है। अब उससे होंगे तो 3 क्वेश्चन सही, लेकिन ये आप पीछे वाले 30 बिगड़ जाएंगे क्योंकि रेन एंड मार्टिन ढंग से नहीं हुई। तो 3 के चक्कर में 30 को कभी ना बिगाड़े, ठीक है ना। करेंगे स्ट्रेटेजी का भी सेशन लेंगे। द पॉलिटिशियन वाज एबल टू स्वे द मॉब विथ हिज गिफ्ट ऑफ द गैप। मतलब बोलने की कला है भैया, गिफ्ट ऑफ द गैप, ये तो होता ही है, ठीक है। बात करने की कला, बात करने की कला, बात करने की कला, बोलने की कला, गिफ्ट ऑफ द गैप, बात करने की कला। ये क्या हो जाएगा? पॉलिटिकल इंसाइट, अबंडेंस, प्रोसेसिव, नेचुरल स्टाइल ऑफ स्पीकिंग। डी इसका नेचुरल स्टाइल ऑफ स्पीकिंग, एकदम नेचुरल, इतना कन्विंसिंग बोलता है। एबिलिटी टू स्पीक इजीली एंड कॉन्फिडेंटली और इन ए वे दैट मेक्स पीपल want to listen to you and believe you। आपके ऊपर विश्वास करने लगे, आपका बोलना उनको अच्छा लगे, तो इसका मतलब है आपके अंदर गिफ्ट ऑफ द गैप है। जैसे कपिल शर्मा बोलता है, कपिल शर्मा को क्या है? गिफ्ट ऑफ द गैप है। आपको क्या करना है? लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है? एट पार्टीज ही इज ऑलवेज इन हाई स्पीड्स। पार्टीज के अंदर वो क्या होता है? हमेशा क्या रहता है? हाई स्पीड्स में रहता है। और इसका अर्थ क्या हो जाएगा? टॉकेटिव, ड्रंक, पिया हुआ रहता है क्या? नहीं जी नहीं। अनकंफर्टेबल, चेयरफुल, खुश रहता है, हैप्पी रहता है। ये डी इसका सही आंसर हो जाएगा। और हिंदी में क्या बोलेंगे भैया? उत्साहित रहना, ठीक है ना, उत्साहित होना। देखो आसपास का हिंदी अर्थ पकड़ेंगे, एग्जैक्ट हिंदी अर्थ नहीं होगा, आसपास से ही अपना काम बन जाएगा। मतलब फीलिंग हैप्पी, फीलिंग चीयरफुल, फीलिंग एंथुजियास्टिक, और एकदम गुड मूड के अंदर होना, एकदम उत्साहित होना, मजे में, मस्त एकदम, उसको क्या बोलते हैं? ही इज इन हाई स्पिरिट्स। आप कब होगे? जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तब होगे, उससे पहले तो कोई बनता ही नहीं हाई स्पिरिट्स में होना, ठीक है ना। ही वाज इन द डोलडम्स आफ्टर द कॉल विथ अ ब्रदर, क्वारल विथ द ब्रदर। भाई के साथ में लड़ाई हो गई, तो अब क्या? अब तो मामला गड़बड़ हो गया, एकदम एक्टिविटी नहीं है, एकदम ऐसा क्या मामला हुआ है? देखते हैं। जुबिलियंट, एग्रेसिव, सैड एंड डिप्रेस्ड। सैड एंड डिप्रेस सी है, भाई के साथ लड़ाई हो जाएगी तो सैड एंड डिप्रेस्ड ही होगा। तो हिंदी में अर्थ क्या होगा? डावाडोल स्थिति में होना, डावाडोल स्थिति में। भाई पता नहीं है यार, मामला ही गड़बड़ हो गया यार, क्या करें? बोलते ना, समझ नहीं आ रहा है कि यार क्या करें, उसको बोलते हैं
इन द डोल्ड्रम्स, मतलब अनसक्सेसफुल और शोइंग नो एक्टिविटी और डेवलपमेंट, मतलब कोई डेवलपमेंट नहीं हो रहा, एकदम स्टेग्नेशन हो चुका है, रुक चुका है। करें क्या, मतलब एक लाइन में समझ लीजिए, अब करें क्या समझ नहीं आ रहा है। तो वो क्या हो गया, इन द डोल्ड्रम्स। ठीक है ना, आपका भी होगा, सेकंड ग्रेड जब आएगा ना तब आपका भी होगा कि भाई सेकंड ग्रेड करें या फर्स्ट ग्रेड करें। वन कैन नॉट अंडरस्टैंड द थीम्स इन द पोइट्री ऑफ सेले, भाई सेले की पोइट्री नहीं समझ सकते अनलेस वन रीड्स बिटवीन द लाइन। रीड बिटवीन द लाइन का मतलब होता है आपका डिस्कवर हिडन मीनिंग, मतलब गहरी बात समझना, जो नहीं दिख रही है, जो नहीं बोली गई है, उस बात को समझना, गहरी बात समझना। गहरी बात समझना को क्या बोलते हैं, रीड बिटवीन द लाइन्स। दो लाइन है, दो लाइन दिख रही है, समझ आ रही है, बीच में क्या है वो भी समझ में आ रहा है, मतलब डीपर मीनिंग, हिडन मीनिंग। डीपर क्या मीनिंग है, हिडन क्या मीनिंग है, और कब स्थिति में, मतलब आपको परिस्थिति से निकालना होता है, डिसर्न करना होता है कि इसका इम्प्लाइड मीनिंग क्या है, इसका इमोशन क्या है, एंड दैट आर नॉट डायरेक्टली एक्सप्रेस्ड। डायरेक्टली आपको नहीं बताया गया है, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, डिसर्न करना पड़ेगा, हिडन मीनिंग क्या है, डीपर मीनिंग क्या है, इसका इमोशन क्या है। तो उसको क्या बोलते हैं, रीड बिटवीन द लाइन। ये 20 का एकदम सही जवाब हो जाएगा। हम क्या कर रहे हैं भैया, हम क्या कर रहे हैं जी, भाई मैं तो लोटे से पानी पी रहा हूं, आप क्या कर रहे हैं, आप कर रहे हैं सेकंड ग्रेड के आरपीएससी के जितने इंग्लिश के पेपर 11 पेपर वेबसाइट के ऊपर हैं, उनके अंदर जितनी बार ईडियम्स आया सारे के सारे ईडियम्स का मैराथन कर रहे हैं। और आप कौन है, आप हैं एकदम क्रांति लाने वाले। ठीक है ना, आपको ये चल रहा है ना अभियान, इसे आगे बढ़ाना, आगे बताना भी है। He promised to stand by me through thick and thin, through thick and thin। सुख दुख में हर परिस्थिति में पीछे आ चुका है, इन गुड इन ऑल कंडीशन, इन ऑल कंडीशन, सारी सुख में दुख में सब में पीछे आ चुका है। देखिए ये वापस आ गया, ब्रेक द आइस आया था अपना, और ये थ्रू थिक एंड थिन आ गया। तो क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, आपको समझना होगा। पीवाईक्यू का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। अगर आपने 1650 क्वेश्चन कर लिए, आप निश्चित तौर पे 30-40 हो सके तो 50 तक भी कर सकते हो। आपकी किस्मत अच्छी रही तो और ज़्यादा भी हो जाए। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, 2013 के अंदर आ जाओ। अब टू वेदर द स्टॉर्म मीन्स, टू वेदर द स्टॉर्म मतलब कठिनाई से उबरना, मतलब एंड्योर करना एक डिफिकल्ट सिचुएशन, और उसके अंदर भी क्या करना, सर्वाइव कर जाना चैलेंज को वगैरह। टू वेदर द स्टॉर्म, टू बी आउट इन बैड वेदर, टू सर्वाइव इन डिफिकल्ट टाइम्स। भैया डिफिकल्ट टाइम्स में कठिनाई से उबरना। देखो सीधी सीधी बात है, हिंदी में जिसको समझ में आ रहा है वो हिंदी समझ लो, इंग्लिश में जिसको समझ में आ रहा है वो इंग्लिश समझ लो। ठीक है, अपने पास में दोनों सुविधा है, आना समझ में चाहिए। मतलब एंड्योर ए डिफिकल्ट सिचुएशन, ठीक है, और वो भी पीरियड ऑफ टाइम। लेकिन हार्डशिप कितनी थी, एडवर्सिटी कितनी थी, फिर भी ये डट के खड़ा था बंदा। टू वेदर द स्टॉर्म भी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। टू पुल थ्रू मीन्स, टू पुल थ्रू मीन्स मतलब क्या होता है, सेम ही होता है जो पिछला था। टू पुल विथ स्ट्रेंथ, टू यूज अ लॉट ऑफ एनर्जी, टू रिकवर, ये रिकवर हो गया। ठीक है, ये भी कठिनाई से उभरना ही होता है या बीमारी से उभरना होता है। देखो यह रिकवर बीमारी के संदर्भ में काम में लिया गया है, कठिनाई से उभरना, कठिनाई से उबरना, कि भैया कठिनाई से उबरना, बीमारी से उबरना। टू पुल थ्रू मतलब रिकवर फ्रॉम ए डिफिकल्ट सिचुएशन। अब वो डिफिकल्ट सिचुएशन क्या हो सकती है, एक इलनेस भी हो सकती है, एक हार्डशिप भी हो सकती है, और उसको ओवरकम करना, एक चैलेंज लेकर उस एडवर्सिटी को, उसको बोलते हैं टू पुल थ्रू, टू रिकवर। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। ए फिश आउट ऑफ वाटर। अब बताइए, एक मछली को पानी से बाहर निकाल देंगे तो वो कैसा महसूस करेगी, असहज महसूस करेगी। असहज महसूस करना, असहज महसूस करना, क्या महसूस करेगी, असहज महसूस करना इन ए स्ट्रेंज सिचुएशन। अब भाई पानी से बाहर निकल गई मछली तो उसके लिए तो स्ट्रेंज सिचुएशन नहीं है, अच्छी सिचुएशन थोड़ी है। मतलब अनकंफर्टेबल के अंदर, मतलब उस जिस प्लेस पर है उस प्लेस से बाहर निकाल दिया, आउट ऑफ प्लेस कर दिया, अनकंफर्टेबल है एक पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर।
ठीक है, उसको सूट नहीं करता है उसको वो इन्वायरमेंट, तो उसको बोलते हैं एफिस आउट ऑफ वाटर। एक कम बोलने वाले व्यक्ति को बोलने वाले व्यक्तियों के बीच में बैठा दो, या फिर एक बोलने वाले व्यक्ति को कम बोलने वाले व्यक्तियों के बीच में बैठा दो, तो वो क्या हो जाएंगे, एफिस आउट ऑफ वाटर, क्योंकि एक का करेक्टर कुछ और को कहता है और एक का करेक्टर कुछ और कहता है। असहज महसूस करना, इन ए स्ट्रेंज सिचुएशन, ये इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या आ रहा है आपका, आगे आ रहा है ए वाइल्ड गूस चेस, इसको बोलते हैं ये ए यूजलेस एंटरप्राइज, ये ए इसका आंसर होगा। हिंदी में बोल दो आप निरर्थक प्रयास, मतलब कोई मतलब नहीं है वैसा प्रयास करना। ए वाइल्ड गूस चेस, जैसे मान लीजिए जयपुर इधर है और जोधपुर इधर है, और गाड़ी मोड़ ली जयपुर इधर की तरफ, और जाया जा रहा है कि जोधपुर आएगा, कभी नहीं आएगा। अब है ही जोधपुर उधर, जयपुर उधर है, तो कैसे आएगा, आप उधर जाते रहिएगा। तो ये क्या हो गई, वाइल्ड गूस चेस, ठीक है। या फिर आपने एक टॉपिक उठाया और उस टॉपिक को इतना पढ़ा इतना पढ़ा इतना पढ़ा, एक बुक लाए, हाँ भाई, जैसे कुछ लड़के करते हैं, जैसे एक टॉपिक को लिया, एक बुक से कंप्लीट किया, दूसरी से किया, तीसरे से किया, चौथी से किया, भैया 4 क्वेश्चन आएंगे, उसके 8 नंबर ही मिलेंगे, ठीक है ना। उसको पता नहीं चलेगा कि आपने बहुत अच्छी मेहनत इस टॉपिक के ऊपर की है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन को सही करने में ज़्यादा यकीन रखिए, बजाय उसको बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा, उसकी कोई लिमिट नहीं है ना। मेक है वाइल द सन साइंस, भैया सुअवसर का लाभ उठाना, यूज द सन साइन, नहीं, मेक मैक्सिमम यूज ऑफ है गिवन अपॉर्चुनिटी, मतलब सु अवसर का लाभ उठाना, इसको बोलते हैं सु अवसर का लाभ उठाना। क्या बोलेंगे, मेक है वाइल द सन साइंस, मेक है वाइल द सन साइंस, सु अवसर का लाभ उठाना। जब फेवरेबल सर्कमस्टांसेस रहती है ना, जब वो चल रही होती है, जब अपॉर्चुनिटी जो भी मिलती है उसका लाभ उठा लेना चाहिए। अब यह फ्री के अंदर मिल रहा है ना सब कुछ, बढ़िया से फायदा उठा के सिलेक्शन ले लेना चाहिए, ठीक है। अगला क्या है भैया, अगला है टू बैंक अपॉन। टू बैंक अपॉन मतलब होता है टू होप, टू इन्वेस्ट, टू हार्डनेस, टू डिपेंड, निर्भर होना, इसका मतलब होता है निर्भर करना, निर्भर करना, होना, कुछ भी समझ लीजिए, निर्भर करना, बैंक अपॉन। तो आपकी तैयारी आपकी आदतों पर निर्भर है, आपकी तैयारी आपकी आदतों पर निर्भर है। योर प्रिपरेशन बैंक्स अपॉन योर हैबिट्स, योर प्रिपरेशन बैंक्स अपॉन योर हैबिट्स, ये हो गया अच्छा वाला यूज इस सेंटेंस का। तो टू डिपेंड, निर्भर करना, आदतों पर बनेगी, तैयारी की नहीं होगी, मेहनत कर रहे हो उस पर नहीं, आदतों पर है ये जी, ठीक है। नीड ऑफ द आवर मीन्स द मोस्ट एसेंशियल रिक्वायरमेंट, द रिक्वायरमेंट एट ए गिवन टाइम। यहाँ थोड़ा आप बचना कंफ्यूजन के साथ में। देखिए नीड ऑफ द आवर का मतलब, अब ये पहला दूसरा ये एग्जाम के अंदर आ रखा है, ठीक है ना, तो ये इसका कोई जल्दबाजी के अंदर इसका ये उत्तर करके निकल जाएगा, लेकिन ये गलत होगा। द मोस्ट एसेंशियल रिक्वायरमेंट नहीं होता है, द रिक्वायरमेंट एट ए गिवन टाइम, टाइम साथ में, मतलब ए नीड और डिमांड दैट इज प्रेजेंट एट ए पर्टिकुलर टाइम। तो टाइम साथ में, थोड़ा सा ध्यान रखना, थोड़ा गहरा जाएंगे इसमें कि भैया टाइम साथ में, ए नीड और डिमांड दैट इज प्रेजेंट एट ए पर्टिकुलर टाइम, उसको बोलते हैं समय की आवश्यकता या वर्तमान की जरूरत। आप यूं लिखो, वर्तमान की जरूरत, अभी की जरूरत है, ये हो गया इसका हिंदी मीनिंग, और द रिक्वायरमेंट ये इसका आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं, 2011 का बाय कोर्ट ऑर्डर, सारे पेपर लिए, कुछ भी नहीं छोड़ा है अपन ने, आपको दिमाग लगाने की आवश्यकता ही नहीं है ना, सारे के सारे हमने लिए हैं। बी एट वंस वीट्स एंड मीन्स, भाई एकदम बुद्धि के अंत पर आ गया भैया ये बंदा, तो परेशानी में होना, चिंता में होना, एट वंस वीट्स एंड, एक्ट फुलिशली, आई थिंक वो फिंगर टिप्स आया था, ये भी आ रखा है, मैं जहाँ तक याद कर पा रहा हूँ, ये अभी पीछे हमने किया है। एक्ट फुलिशली, एक्ट वेरी इंटेलिजेंटली, गेट सो वरीड एज नॉट टू नो व्हाट टू डू, बी वेरी क्रिटिकल इन वंस थिंकिंग, बी एट वंस मीट। अब इसका एक तो इसका इंग्लिश मीनिंग ले लेते हैं पहले। इंग्लिश मीनिंग क्या होगा, मतलब एक्सट्रीमली कंफ्यूज है एकदम,
एकदम वरीड है, क्योंकि विट्स एंड पर आ चुका है, बुद्धि काम करना बंद हो चुकी है, एकदम फ्रस्ट्रेटेड हो चुका है, ठीक है ना। तो परेशानी में होना या चिंता में होना, पहले तो ये लिख लीजिए, परेशानी में होना, असमंजस में होना, वो भी लिख सकते हैं, शायद मैंने असमंजस लिखा है पीछे, परेशानी में होना या चिंता होना, एक्ट फुलिशली, एक्ट वेरी इंटेलिजेंटली, गेट सो वरीड एज नॉट टू नो व्हाट टू डू। तो असमंजस में होना, ये इसका इंग्लिश अर्थ यहाँ पर आ ही गया, ठीक है ना। असमंजस को इंग्लिश में बोल दिया, गेट सो वरीड एज नॉट टू नो व्हाट टू डू, क्या करें भैया क्या ना करें, ये हो गया इसका जवाब। आगे बढ़ते हैं। टू मेक वंस मार्क मीन्स कि भैया टू सक्सीड ब्रिलियंटली, बढ़िया, अपनी पहचान बनाना, ये सफलता हासिल करना, सफलता हासिल करना, सफलता हासिल करना, पहचान में करो, किसी भी क्षेत्र में हो सकती है, ऐसा नहीं है पर्टिकुलर फील्ड में। टू अचीव रिकॉग्नाइजेशन और सक्सेस इन ए पर्टिकुलर फील्ड, मतलब एस्टेब्लिश करना अपने आप को, बताना कि भैया मैं भी हूँ, तो मतलब इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, टू मेक वंस मार्क, ये इसका आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। टू ब्रिंग टू लाइट मीन्स, टू ब्रिंग टू लाइट मीन्स मतलब क्या करना है, ये भी आई थिंक आ चुका है। टू ब्रिंग टू लाइट मतलब प्रकाश में लाना, सूर्य के प्रकाश में लाना नहीं है। टू स्विच ऑन द लाइट, टू मेक वाइडली नोन, टू लाइटन अप, टू स्टार्ट टू बर्न। टू ब्रिंग टू लाइट आया है, बिल्कुल आया है, सही से याद कर पा रहा हूँ। टू मेक वाइडली नोन, टू लाइटन अप, टू स्टार्ट टू बर्न, ये भी यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा। टू मेक वाइडली नोन और टू लाइटन अप, टू स्टार्ट बर्न। कोई मेक वाइडली नोन कहनी नहीं थी, अनइंटेंशनली वगैरह कह दी थी, आई थिंक वही वाला है ये, ठीक है। तो बी इसका आंसर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, प्रकाश में लाना, प्रकट करना, ये इसका हो जाएगा हिंदी मीनिंग। देखो मैं हिंदी मीनिंग हर बार अलग अलग लिख सकता हूँ, लेकिन मूल अर्थ उसका वही रहेगा, क्योंकि सबके हिंदी मीनिंग मुझे भी ढंग से याद नहीं है, करते भी नहीं है हम। अगर हर आप ईडीएम का हिंदी मीनिंग याद कर लोगे तो वो भी एक प्रॉब्लम बन जाएगी। आप क्या कीजिए, आप ईडीएम याद कीजिए, हिंदी से समझ में आ रहा है एकदम कंसेप्ट, हिंदी से कर लीजिए, इंग्लिश से समझ में आ रहा है इंग्लिश से कर लीजिए, यह तरीका होना चाहिए। इंग्लिश टू इंग्लिश समझ में आ रहा है, हिंदी मत जाइए, हिंदी में समझ में आ रहा है, इंग्लिश में मत जाइए, ये ध्यान रखना। ये मेरा अप्रोच है काम करने का, है ना। तो कई बार आप देखोगे मेरे को इंग्लिश से इंग्लिश में ज़्यादा अच्छा आता है, वो मैं उसमें ज़्यादा इंग्लिश बताने लग जाऊंगा, आपको वो आइडिया लग भी जाएगा। ए गुड फॉर नथिंग, बेकार आदमी, कुछ काम का आदमी, बेकार व्यक्ति, अयोग्य व्यक्ति। ए गुड फॉर नथिंग, ए वर्थलेस एंड ए लेजी पर्सन, पुअर वुअर नहीं, अनएम्प्लॉयड पर्सन, ए वर्दी पर्सन, ये इसका आंसर बेकार व्यक्ति, बेकार, कोई काम का नहीं, बेकार व्यक्ति, निरर्थक व्यक्ति, मतलब बेरोजगार व्यक्ति कह दो, वही होता है आजकल ए गुड फॉर नथिंग, बेकार व्यक्ति या अयोग्य व्यक्ति, क्योंकि उसको सरकारी पेपर भेजना है, कभी धनुष चलाया था, कभी कुछ कभी कुछ, लेकिन अब तो सरकारी पेपर भेजना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या आ रहा है, एट द 11th आवर, एट द 11th आवर का मतलब होता है अंतिम क्षणों में, अंतिम क्षणों में, एट 11th स्ट्रोक, एट द बिगनिंग, एट लास्ट मोमेंट, अंतिम अंतिम क्षणों में। देखो इसको ऐसे याद करो, अपन बार बार नहीं करते हैं, कोई गुजरता है तब, तो 11वें अपन जागरण करते हैं, तो लास्ट टाइम मतलब 11-12 लास्ट ही होता है आदमी का, उसके बाद में सब अपने अपने काम के अंदर बिजी हो जाते हैं। सबको मालूम है कि कोई गुजरता है किसी के यहाँ तो 12 दिन तक एक मेला टाइप बना हुआ रहता है, उसके बाद में तो जो 11वां होता है ना, 11वें अपने जागरण होता है, सबको मालूम है 11वें जागरण होता है और 12वें पे जीवन होता है, उसके बाद कई जगह 13वीं 17वीं भी होती है, अपने 12वें तक याद रखो। 11th और मतलब अंतिम क्षणों में, तो अंतिम क्षण में सी इसका आंसर हो गया, अंतिम क्षणों में इसका ये हो गया, जुगाड़ हो गया अपने 11वां 12वां। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है, चलिए आगे और चलिए आगे आगे। द डायरेक्शन ऑफ कंपनी पुट देयर हेड्स टुगेदर टू सॉल्व, अच्छा पुट देयर, ये अंडरलाइन करना भूल गए, पुट देयर हेड टुगेदर, एक साथ मिलकर विचार करना, कंसल्टेड वन अनदर, ये इसका आंसर हो जाएगा। देखो द डायरेक्टर्स ऑफ कंपनी, कंपनी के जो डायरेक्टर थे, पुट देयर हेड्स टुगेदर, एक साथ मिलकर उन्होंने विचार किया, कोलैबोरेट किया, ठीक है, टू सॉल्व द प्रॉब्लम, समस्या का हल करने के लिए। टू कोलैबोरेट और वर्क टुगेदर,
टू वर्क टुगेदर विथ अदर्स टू सॉल्व ए प्रॉब्लम, उसको क्या बोलते हैं? पुट देयर हेड्स टुगेदर, सबने अपने मत्थे डाले और भैया प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। तो एक साथ मिलकर विचार करना। खूब सारे माथे लग रखे थे, एक साथ मिलकर विचार करना, जिसको क्या बोलते हैं आपका क्या बोलते हैं आपका? पुट देयर हेड्स टुगेदर। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है? ए वाइल्ड गूस चेस। ए वाइल्ड गूस चेस, ये वापस एग्जाम के अंदर पीछे भी आ रखा है, वापस आ गया। ए वाइल्ड गूस चेस वो निरर्थक प्रयास वाला है। ए फुलिश एंड फ्रूटलेस सर्च, ए फुलिश बट फ्रूटफुल, ए फुलिश बट प्लेजेंट, कॉम्प्रिहेंसिव सर्च। देखो ऑप्शन सारे पढ़ लेते हैं, कई बार एक जैसे मिल रहे हैं ना, तो ऑप्शन पढ़ लेने चाहिए कि यहाँ मुझे फुलिश दिखा, यहाँ भी दिखा, तो पहले पे मैंने टिक मार दिया, बट मुझे थोड़ा डाउट था तो मैंने कर लिया। तो ये तरीका फॉलो करना है। खैर मुझे तो मालूम था, मैंने क्वेश्चंस यहाँ पर बनवाए। ए इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या बोल रहा है? ए वुल्फ इन शिप्स क्लॉथिंग। अब देखिए, शिप तो हो गई भेड़ अपनी ना, और ये हो गया अपना भेड़िया, ठीक है। तो एक जानवर दूसरे जानवर के कपड़ों में, मतलब क्या है? गड़बड़ है। तो मतलब क्या है? दिखाओ में तो भला है, असल में बुरा है, हिपोक्रेट है। ए इसका आंसर हो जाएगा। दिखावे में भला, दिखावे में भला, असल में कैसा? असल में बुरा। असल में कैसा है? असल में है ये बुरा। इसको क्या बोलते हैं? हिपोक्रेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ए वुल्फ इन शिप्स क्लॉथ। आगे, ए डेड लेटर, नो लॉन्गर लाइक्ड, नो लॉन्गर इन फोर्स, नो लॉन्गर इन कंट्रोल, नो लॉन्गर डेड, नो लॉन्गर इन फोर्स। भी इसका एकदम सही जवाब हो जाएगा। और मतलब इसको क्या बोलते हैं? नो लॉन्गर अप्रभावी पत्र, मतलब ये फोर्स में नहीं है, ये पत्र मतलब कुछ भी हो सकता है, ऐसा ना। समथिंग दैट इज नो लॉन्गर इफेक्टिव, नो लॉन्गर रेलेवेंट, नो लॉन्गर एप्लीकेबल। अब ये लॉ हो गया, रूल हो गया, एग्रीमेंट हो गया, ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और ये कोई प्लान भी हो सकता है, आइडिया भी हो सकता है। आप बोल सकते हो कि मेरा प्लान अब एक डेड लेटर बन चुका है, मेरा एक आइडिया डेड लेटर बन चुका है, ये ऑब्सोलीट बन चुका है, इररिलेवेंट बन चुका है। देखिए इसका मुझे इंग्लिश में ज़्यादा पता था, मैंने आपको इंग्लिश में, तो ये जितने मैंने बोले वो सारे के सारे इन ऑप्शंस में भी आ सकते हैं। तो नो लॉन्गर इन फोर्स, अप्रभावी पत्र इसका, अप्रभावी पत्र इसका फिलहाल सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़े, आगे क्या है? इन ए जिफी। इन ए जिफी मतलब क्या हो गया? वेरी सून, लेटर, लेटर लेटर आफ्टर लॉन्ग टाइम, वेरी सून, बहुत जल्दी। इन ए वेरी शॉर्ट टाइम, क्विकली, इमीडिएटली। तो क्या हो गया इसका अर्थ? बहुत जल्दी, बहुत जल्दी इसका एकदम सही जवाब हो जाएगा। आगे क्या है? आगे है अपना देयर इज नो स्मोक विदाउट फायर। आग के बिना धुआं नहीं होता। लिटिल मीनिंग लिख लीजिए, आग के बिना, आग के बिना धुआं नहीं होता, ठीक है। देयर इज अ बैकग्राउंड, ए नो इफेक्ट विदाउट, देयर इज अ नो इफेक्ट विदाउट कोज, देयर इज अ नो कोज विदाउट एन इफेक्ट, देयर मस्ट बी कोज फॉर ए हैपनिंग, देयर इज ए नो इफेक्ट विदाउट कोज। क्रिया प्रतिक्रिया वाला नियम है। इफ देयर आर रूमर्स और साइंस ऑफ समथिंग, देयर इज लाइकली सम ट्रुथ बिहाइंड इट। मतलब कुछ मामला है, कुछ बात उठी है तो कुछ बात तो है। इसका अर्थ क्या हो गया? कुछ बात उठी है तो कुछ बात तो है। देयर इज नो स्मोक विदाउट फायर, कहते हैं देयर इज नो स्मोक विदाउट फायर, सो कुछ बात तो है। तो ये क्या हो गया? आग के बिना धुआं नहीं होता। तो ये हमारे सारे के सारे इडियम्स थे, ठीक है। और उनको हमने अच्छे से किया। सारे के सारे कहाँ मिलेंगे? टेलीग्राम पर मिलेंगे, पीडीएफ के साथ में, ईडीएम, इंग्लिश मीनिंग, हिंदी मीनिंग, एग्जाम्पल के साथ में सेंटेंस। तो मेरे भाइयों और बहनों को अब मैं पहले तो ये कहना चाहूँगा कि फर्स्ट ग्रेड के अंदर जुट जाओ बढ़िया से, ठीक है। और जो सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, जो एप्लीकेबल नहीं है,
वो सेकंड ग्रेड करते रहो। और बस एक चीज ध्यान रखना, वह पथ क्या पथिक कुशलता क्या, वह पथ क्या पथिक कुशलता क्या, जिस पथ पर बिखरे सूल ना हो। नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, यदि धाराएं प्रतिकूल ना हो, यदि धाराएं प्रतिकूल ना हो। अब सब कुछ रास्ते में सूल ही सूल बिखरे हुए, धाराएं भी प्रतिकूल होगी, लेकिन अब इस भर्ती के अंदर हमको सिलेक्शन लेना है, चाहे कितने ही सूल बिखरे हुए हो, चाहे कितनी ही परिस्थितियां प्रतिकूल हो, कोई बहाना नहीं चलेगा। बढ़िया से क्लास लेनी है। अब मैं भी कोशिश करूंगा कि रेगुलर लूं, आप भी कोशिश करेंगे कि उसे रेगुलर लें। एक टाइम अब फिक्स करेंगे कि उसी टाइम के ऊपर ही मैं पढ़ाऊंगा। तो आप क्लास रेगुलर लीजिए, प्रैक्टिस कीजिए और टेलीग्राम के ऊपर जुड़िए। और जो बच्चे दूसरे हैं उनको भी बताइए कि एक अच्छे से तैयारी हो रही है। अगला PYQ का सेशन लेंगे, वो आपको टेलीग्राम के ऊपर अपडेट कर देंगे। कल से अपना मुल्क राज आनंद को एक बार अपन कंटिन्यू करेंगे। ठीक है दोस्तों।